की रक्षा कर सके। एनडीएमए एवं आईआईपीएजी द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आपदा और उसके समाधान पर आधारित हमारे इस श्रृंखला के एक और नए अंक में आपका स्वागत है। आपदाओं की बात करें तो चाहे ये प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, आपदाओं का सामना तो हमें करना है, लेकिन सच ये भी है कि तैयारी में ही है समझदारी। आज के अंक में बात जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की बनती स्थितियों पर। और जलवायु परिवर्तन और उससे जो चरम मौसम की स्थितियां बन रही हैं, पहले जरा इस मुद्दे को हम समझ लेते हैं। इस पूरे मसले को समझने की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि क्या आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। तो प्रमुख मुद्दा यह है कि बार बार प्राकृतिक आपदा की स्थितियां बन रही है, इसकी फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता वो बढ़ रही है। ये चिंता की बात है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो तापमान बढ़ रहा है पूरी पृथ्वी का, उसमें भारत का भी उसका भी अलग से आंकड़ा है, वो एक प्रमुख कारण के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, एक मुख्य कारण के तौर पे आ रहा है सामने। बदलती स्थितियों में हो क्या रहा है, जान और माल की सुरक्षा के लिए तैयारियां क्या अब दूसरे तरीके से करनी पड़ेंगी, क्या उसके लिए किस तरह से अब तैयारी करनी पड़ेगी, ये भी एक प्रमुख मुद्दे के रूप में वैश्विक स्तर पर उभरा है। भारत जैसे देश में और स्थितियां अलग भी हैं। प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है कि 65% से ज्यादा चरम स्थितियों के लिए मानव निर्मित कारक हैं। बहुत सारे अध्ययन ये हमें आज बता रहे हैं, ये हम समझा रहे हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो भारत की बात कर रहे हैं कि 1901 से 2018 के बीच में 0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान औसत तौर पे बढ़ा है। भारत की अगर हम सिर्फ बात करें, और वैश्विक स्तर पे भी इसके आंकड़े हैं। 1951 से 2015 के बीच का अगर हम समय लें तो 6% स्तर तक भारत में ग्रीष्म और उसके बाद जो मानसून की गतिविधियां हैं उसमें एक कमी आती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तरह के मौसम परिवर्तन से हम जूझ रहे हैं। मानसून के बाद गंभीर चक्रवाती जो तूफान आते थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है पिछले कुछ दशकों में। तो ये कुछ हम परिस्थितियां समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे में प्रमुख सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या जलवायु परिवर्तन से उपजी आपदा की स्थितियों को हम कैसे इस समय कम कर सकते हैं? क्या उपाय किए जा रहे हैं? क्या करने चाहिए? ये एक प्रमुख सवाल है। और इससे जुड़े प्रमुख सवाल है कि जागरूकता और क्षमता निर्माण कैसे मदद कर सकता है इन स्थितियों से लड़ने में। तो ये एक प्रमुख सवाल है। और इसी से जुड़ा सवाल कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कोशिशें कितनी कारगर हैं, क्या वो कारगर साबित हो पा रही हैं? और भारत जैसे विकासशील देशों के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि क्या असर पड़ेगा, क्या विकासशील देशों पे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्या भारत जैसे देशों पे असर ज़्यादा पड़ेगा? ये कुछ प्रमुख मुद्दे और चिंताएं हैं। अब अपने विशेषज्ञों से जानने की कोशिश करेंगे इन तमाम मसलों को। और हमारे साथ हमारे तमाम विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर पवन कुमार सिंह साहब हैं, जो संयुक्त सलाहकार हैं ऑपरेशंस और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में। और हमारे साथ डॉक्टर सुब्रता बोस साहब हैं, जो वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और हमारे साथ डॉक्टर DR पटनायक साहब हैं, साइंटिस्ट एंड हेड न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन डिवीजन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। और सबसे पहले मैं शुरुआत डॉक्टर पवन आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरह की परिस्थितियां हम बनती हुई देख रहे हैं और जिस तरह के मुद्दे कुछ हमने सामने रखने की कोशिश की, क्या ये पूरी तरह अब ये स्थापित सच है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन और जो लगातार आपदा की स्थितियों में बदलाव हो रहा, या कहें कि जो चरम मौसम की स्थितियां बन रही हैं, उसके बीच में सीधा संबंध है, सीधा लिंक है? और अगर है तो इंडिया में किस तरह से इनको लेकर दिशा निर्देशों और किस तरह से इस पे काम कर रही है? नमस्कार जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहता हूं इस प्रोग्राम में। जैसा कि आपने बताया, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मौसमी बदलाव से उत्पन्न जो घटनाएं हैं उनके बारे में बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो इसके संदर्भ में मैं आपसे 2-3 बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो
जो मुद्दा है वो ये है कि 2 माह पहले करीब अक्टूबर 13 को यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका शीर्षक था द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स वर्ष 2000 से 2019 के बीच के लिए। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 13 अक्टूबर जो दिवस है हर वर्ष जो है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रूप में मनाया जाता है। इसमें इस रिपोर्ट में उन्होंने ये साबित किया है कि 21वीं सदी के शुरुआत से ही जलवायु परिवर्तन जो है वो आपदाओं की पृष्ठभूमि पर काबिज होता जा रहा है। धीरे धीरे उसकी जो संख्या है इन एपिसोड्स की, इन इवेंट्स की, वो बढ़ती जा रही है। वर्ष 2000 से 2019 के बीच करीब 7000 आपदाएं विश्व भर में रिकॉर्ड हुई, जिसमें करीब 12,30,000 जाने गई और करीब करीब 219 खरब रुपयों का नुकसान हुआ पूरे विश्व में। ये रिपोर्ट ये भी साबित करती है कि जहां की वर्ष 1980 से 1999 जो 20 साल का पीरियड उन्होंने लिया, उसमें करीब 3600 इवेंट हुए विच वर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और ड्यू टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी जी। वही 2000 से 2019 के बीच में करीब करीब 6600 इवेंट हुए, जो कि एकदम दुगना था, करीब करीब दुगना ही था 3600 का। तो इससे ये साफ साफ पता लगता है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ती जा रही हैं। हालांकि हाल के वर्षों में हमने रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम पूरे विश्व में हर देश ने अपना अपना डेवलप किया है, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग बेटर हो गई है। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस। लेकिन इसका जो कारण है, जो मुख्य कारण है, वो ये है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ने का जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है बोथ इन टेम्पोरल एंड स्पेशल स्केल, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि भारत ने वर्ष 2016 में सिंडई फ्रेमवर्क के बाद एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, जो कि राष्ट्रीय योजना है डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो उसको कार्यान्वित किया था, जिसको 2019 में उन्होंने रिवाइज भी किया हमने। ये 4 मूलभूत प्राथमिकताओं पे आधारित है सिंडई फ्रेमवर्क की। लेकिन जब 19 में रिवीजन हुआ तो उसमें हमने इसमें क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट का भी एक पॉइंट रखा, जो कि कट अक्रॉस एक्सेप्ट फॉर CBRN डिजास्टर्स एंड अर्थक्वेक, वो हर डिजास्टर में हर हैजार्ड की वल्नरेबिलिटी को लिया गया। ये प्लान सारे एक्शंस को स्टेट्स और नेशनल लेवल पे एक क्लियर कट रोल रिस्पांसिबिलिटी मैट्रिक्स में बताता है। सारे स्टेक होल्डर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस प्लान में बताया गया है। क्लाइमेट रिस्क एक बहुत मूलभूत उसका प्राथमिकता है। और इस प्लान में 17 हैजार्ड्स हैं, और जिसमें कि 17 हैजार्ड्स पे हमने जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो भी लिए हैं, जिसमें कि हमारे पास थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, डस्ट स्क्वॉल है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, हेल स्टॉर्म, क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, हीट वेव, फॉरेस्ट फायर एंड बायोलॉजिकल एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। बिल्कुल। तो डॉक्टर पवन, आपने बहुत अच्छे से इस पूरा विचार है उसको स्थापित किया है, उसको सामने रखा है, और इसको अगर जरा और गहराई से समझने की कोशिश करें, डॉक्टर सुब्रत बोस, जिस तरह से पूरे वैश्विक स्तर पे और भारत भी एक तरह से लीड लेता हुआ है, नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है जलवायु परिवर्तन और उससे जूझने को लेकर। सोलर अलायंस जैसा एक पहल भारत ने की है। क्या लगता है कि ये जो वैश्विक स्तर पे और भारत अपने स्तर पे भी काम कर रहा है, किस तरह से इसका असर होगा, किस तरह से ये जो चरम मौसम की स्थितियां हैं उस पर नियंत्रण हो सकता है, थोड़ा इसे हम समझाएं। बेसिकली अगर क्लाइमेट चेंज का बात करें तो जो मेजर कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज के लिए ये है ग्रीन हाउस गैसेस। जो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस है ये इसको बढ़ा दे रहे हैं टेम्परेचर राइज एंड अदर एक्सट्रीम इवेंट के लिए। तो इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है ग्रीन हाउस गैस के लिए ये काफी कम है। ये 1.8 टन है पर हेड पर कैपिटा, और अगर ये ग्लोबल एवरेज से 1/3 है। लेकिन ये होने का बावजूद भी इंडिया जो है प्रोएक्टिवली ये मल्टीलेटरल एफर्ट्स वगैरह जो भी है इसमें शामिल रहते हैं, और उसका साथ साथ जो है ये अपना इनिशिएटिव भी खुद लेते हैं क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन के लिए। जी इंडिया जो है शुरू से ही जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट रहा है। ये क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है, एंड अभी जो रिसेंटली जो पेरिस एग्रीमेंट है इसका भी पार्ट इंडिया रहा है। तो पेरिस एग्रीमेंट का जो मूलभूत जो एजेंडा है बेसिकली तो वो है कि हम लोग का ये टेम्परेचर राइज जो बेसिकली एक्सट्रीम इवेंट वगैरह को
ट्रिगर करते हैं, तो उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखने के लिए और उससे भी नीचे 1.5 डिग्री तक ले जाने के लिए कोशिश है। इसका अलावा जो है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये हर कंट्री को एडेप्टिव कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी मदद कर रहे हैं जी। तो इसमें बहुत सारा और भी इनबिल्ट मैकेनिज्म है जिससे ये जी जी हाँ, आप पूरी बात कर लें अपनी। हाँ, उसमें और भी मैकेनिज्म है पेरिस में जो आपको एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन दोनों को, जो बेसिकली टेम्परेचर राइज को भी रेज करेगा और बाय चांस एक्सट्रीम इवेंट वगैरह अगर होता है तो उसको भी वो एड्रेस करने के लिए इसमें बहुत सारा प्रोविजन है। ठीक है। तो एक तो है मिटिगेशन ऑप्शन, एक है एडेप्टेशन ऑप्शन, एक है लॉस एंड डैमेज के ऊपर भी इसमें एक प्रोविजन है। और इसका बाद भी पेरिस का जो है ग्लोबल स्टॉक टेक का भी बात इसमें किए हैं, जिसमें ये बताते हैं कि ये जो एग्रीमेंट 21 से लेके अभी 23 तक चलेगा उसमें 2023 को फास्ट असेसमेंट करेंगे और फिर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इसको फिर आगे के लिए रणनीति तय करेंगे। नया नया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है हर कंट्री उसको देंगे। डॉक्टर पटनायक, अब बेहद महत्वपूर्ण भूमिका आपके विभाग की, आपके संस्था की है, और जिस तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि एक पैटर्न बनता हुआ जा रहा है भारत के संदर्भ में, क्या यही बात कह रहे हैं कि चरम मौसम की स्थितियां एक तरह का पैटर्न बना रही है? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले हमने निवार तूफान देखा, फिर बुरेवी अब आ रहा है, तो कहा जा रहा है ये जो बार बार ऐसी स्थितियां बन रही हैं चक्रवाती तूफानों की, एक जलवायु परिवर्तन की वजह से ही ये चरम स्थितियां बन रही हैं। एक पैटर्न के तौर पे भारत कितना किस तरह की स्थिति में है? डॉक्टर पटनायक, नमस्कार जी। नमस्कार। तो अभी आप जैसे बताया कि चरम मौसम जो हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज की वजह से ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर काफी हद तक बढ़ रहा है। ये मैंने हमारा जो 50 साल का पुराना डाटा या 100 साल का पुराना डाटा में हम एनालिसिस करके ये पाए गए हैं सारे जो एक्सट्रीम वेदर्स है, जैसे कि एक तो पता है कि हैवी रेनफॉल, जो एक मतलब कम अमाउंट, जो हैवी रेनफॉल अमाउंट जो है छोटे से दिन में ज्यादा बारिश हो जाना, तो वो हो रहा है, वो एक चीज है। साइक्लोन का आपने अभी साइक्लोन का जिक्र किया, तो तूफान जो आता है ये पोस्ट मानसून सीजन में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें तो आता है, ये साइक्लोन का महीना है। लेकिन अभी जो देखा गया है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में पूरा फ्रीक्वेंसी जो साइक्लोन का नंबर है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जो वेरी सीवियर साइक्लोन कैटेगरी है, जो कि इंटेंस साइक्लोन कैटेगरी है, उसका फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बढ़ोतरी है नॉर्थ इंडियन ओशन में। तो वो एक चीज हमारे लिए कंसर्न है कि ये बढ़ रहा है। और एक चीज देखा गया है कि जो साइक्लोन का जो स्पीड है, जो स्पीड पे गति करता है, वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है। स्लो होने के कारण क्या हो रहा है, कोस्ट में जब आके क्रॉस करता है काफी टाइम लेता है। तो ये इसका एक इम्प्लीकेशन ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब में इसको काफी हद तक मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ये एक साइक्लोन का हुआ, ये हेवी रेनफॉल का हुआ, जैसे कि तो ये एक पैटर्न बन रहा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर पवन, जिस तरह की स्थितियां अब हम बिल्कुल अब स्पष्ट तौर पे हमारे सामने हैं, अब ये बताएं कि जान और माल के नुकसान का की एक बड़ा मुद्दा है इंडिया में के सामने, और उसके लिए लगातार काम करती रही संस्था आपकी। अब ऐसी स्थिति में क्या विशेष दिशा निर्देश, क्या विशेष कदम इंडिया में ले रही है ताकि जान और माल का नुकसान कम किया जा सके? इसके संदर्भ में जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो हमारा जो है नेशनल प्लान है, जो राष्ट्रीय योजना है आपदा प्रबंधन की। उसके अलावा जो हम लोगों ने हीट वेव पे गाइडलाइंस निकाली है, जिसमें हीट वेव की गाइडलाइंस पे बेस करके सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हर स्तर पे जो है हीट वेव के लिए प्रिपेयर्डनेस एक्शन प्लान बने गए हैं, जिनकी वजह से हीट वेव की नंबर ऑफ डेथ्स
जो कि हीट वेव एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट में आता है, कोल्ड वेव है, थंडर स्टॉर्म है, लाइटनिंग है, ये सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में आते हैं। ड्राउट इज आल्सो वन ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ड्राउट भी, सूखा भी उसी की श्रेणी में आता है। इसमें हीट वेव में पिछले 5 सालों में जो जान की हानि जो है वो बहुत ज्यादा उसमें कमी आई है। उसी तरीके से कोल्ड वेव के ऊपर एनडीए में गाइडलाइंस बना रहा है जो कि अभी अंडर प्रोसेस है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग पे गाइडलाइन एनडीएमए ने बनाई वर्ष 2019 में, जिसमें आईएमडी हमारा, हीट वेव में भी आईएमडी हमारा मेन पार्टनर है। आईएमडी के सहयोग से हम लोग उसको बाद में इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट स्टेट्स के साथ, और आईएमडी उसको हमारे को डिसमिनेट करने में हेल्प करता है। तो ये जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, इसके ऊपर जो सिटी लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड जो प्लानिंग है, तो योजना बनाना और योजना को कार्यान्वित करना सही तरीके से सबसे जरूरी है इस संदर्भ में, क्योंकि उसके ही तरह से हम इसमें जान और माल दोनों के जो नुकसान है उसकी बहुत हद तक रोकथाम कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो इसमें है वो है अवेयरनेस जनरेशन का। अवेयर करना है हमको लोगों को इन मामलों में। सबसे पहले तो जो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है वो कम से कम हो। दूसरी बात यह है कि उन संसाधनों को, जैसे कि हमने देखा होगा पहले के वर्षों में कि जल ही जीवन है, तो जल मीठा पीने युक्त जल की जो मात्रा है वो पूरे विश्व में बहुत तेजी से घट रही है। तो किस तरह से हम जल का संचय करें, किस तरह से संसाधनों का संचय करें, और क्योंकि ये जो आपदाएं हैं जो मौसम के तेजी से बदलाव की वजह से आती हैं, वो आपदाओं से हमको किस तरीके से मिटिगेशन जो है सबसे बड़ा पार्ट है, जैसे कि डॉक्टर सुब्रत दास ने बोला, मिटिगेटिंग एस्पेक्ट है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन एक इसमें नई स्थिति है डॉक्टर पवन, और वो नई स्थिति कोविड-19 की है, और हम देख रहे हैं कि कई स्थितियां भी बन रही हैं। अभी फिलहाल हमने देखा बुरेवी तूफान के चलते, और इस तरह से लगातार स्थितियां बनी हुई हैं। तो ऐसे में क्या कुछ नया इंडिया में लेकर सामने आया इन बदली हुई परिस्थितियों को उससे डील करने को लेकर? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हमने वर्ष 2008 में बायोलॉजिकल डिजास्टर्स के ऊपर एक नेशनल गाइडलाइंस इशू की थी। उसके अलावा हमारे नेशनल प्लान में भी बायोलॉजिकल एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज के ऊपर काफी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। इन सारी बातों को जैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जैसा कि आपको मालूम होगा, नोडल मिनिस्ट्री है बायोलॉजिकल डिजास्टर्स के लिए, उसने कंटेनमेंट प्लान बनाया। इन सारे दिशा निर्देशों में, गाइडलाइंस में और नेशनल प्लान में जो भी चीजें लिखी गई थी, जैसे N95 मास्क है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, और जितने भी इश्यूज लिखे गए थे वो सारे इश्यूज इस कंटेनमेंट प्लान में लाए गए। और उसके बाद इन सारे दिशा निर्देशों को स्टेट लेवल प्लानिंग और डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग भी बनाया, और उसके साथ साथ वो सबको सुचारू रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सबको दिया गया, जिससे कि वो कार्यान्वित हो सके। ये तो एक बात है। लेकिन कोविड-19 के साथ साथ फरवरी मार्च से अब तक हमने केमिकल एक्सीडेंट्स देख लिए, हम लोगों ने हीट वेव के एपिसोड देखे, वी हैव सीन कोल्ड वेव, वी हैव सीन साइक्लोन्स, वी हैव सीन फ्लड्स, अर्बन फ्लडिंग, हर तरह का डिजास्टर, हर तरह की आपदा हमारे यहाँ आई है। लेकिन इसके लिए एनडीएमए ने जो दिया है, जैसे आपने साइक्लोन निवार का बात किया या किस तरह का, उसमें कोऑर्डिनेशन मीटिंग, उसमें हम लोगों ने एडवाइजरीज इशू की, डूज एंड डोंट्स, अवेयरनेस जनरेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्डर्स हैं वो पीपीई किट के साथ ही जाएं। साइक्लोन शेल्टर्स में जैसे स्ट्रेंथ को 1/3 किया जाए, क्योंकि उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग भी ऑब्जर्व करना है। तो इस ऑनगोइंग कोविड के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करना है, साइक्लोन में या फ्लड्स में रिस्पॉन्स कैसे करना है, उसको साथ में समन्वय रूप से देख के कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल सही। और डॉक्टर बोस यहाँ ये समझाएं कि भारत के संदर्भ में हम देखें तो हम देख रहे हैं किस तरह से भारत में भी पिछले 100 सालों में तापमान, औसत तापमान जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक स्तर पे अपने लक्ष्य, भारत ने भी अपने लक्ष्य बनाए हैं। पेरिस एग्रीमेंट की आपने बात की, क्या ऐसे स्पेसिफिक काम है, जैसे एक सोलर अलायंस की बात हमने की, इसके अलावा जैसे कोशिशें हो रही हैं कि किस तरह से ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ा जाए, क्या ऐसे कदम है जो लक्ष्य, जिसके लक्ष्य बनाए गए हैं समयबद्ध तरीके से, जिसकी तरफ भारत बढ़ रहा है? अगर इसके बारे में दर्शकों को समझा सके तो। पहले चीज तो है कि पेरिस एग्रीमेंट में हर कंट्री का एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन उसमें जमा करना होता है यूएनएफसीसी के अंदर। तो उसमें जो है भारत का जो एनडीसी है उसमें प्रोविजन है कि हम लोग का एमिशन रिडक्शन इंटेंसिटी, बेसिकली जीएचजी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन इंटेंसिटी 33 से 35% नीचे करेंगे 2005 का लेवल से बाय द ईयर 2030। ठीक है। और इसका अलावा जो हम लोग का मेजर कमिटमेंट है, ये हम लोग का 40% जो इलेक्ट्रिक पावर होगा वो
फॉसिल फ्यूल से छोड़ के होगा। वो भी जो हम लोग का डेडलाइन है पेरिस का वो 2030 का है। इसका अलावा हम लोग का ये एडिशनल कार्बन सिंक बनाने का है 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट विद एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। ये तीन हम लोग का बेसिक माने जो टारगेट हम लोग सेट किए हैं पेरिस का अंदर। इसके अलावा भी हम लोग का डोमेस्टिक लेवल में बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का काफी बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें जस्ट आपको बता दें, जब हम लोग का ये पेरिस एग्रीमेंट तो 2020 का बाद का इशू है, लेकिन इसका पहले भी जब हम लोग के पास कोई कमिटमेंट नहीं था तब भी इंडिया हम लोग का वॉलंटरली प्लेज किए थे कि हम 21% इमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस करेंगे और हम उसको अचीव कर चुके हैं। और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था जो हम लोग का क्योटो प्रोटोकॉल का अंदर आता है, उसमें हम लोग मिनिस्ट्री से करीब 3060 प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है, जिसका औसत जो मिटिगेशन पोटेंशियल है वो 783 मिलियन सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शंस है। ठीक है। इसका अलावा जो है हम लोग का जो इंस्टॉल कैपेसिटी अभी है इलेक्ट्रिसिटी जी, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। एक सवाल मैं डॉक्टर पटनायक मैं आपसे पूछ लूं कि ये स्थितियां हमारे सामने हैं बिल्कुल, और क्या कोई इस तरह के अध्ययन या इस तरह की बातें भी हमारे सामने है जो इस बात की तरफ इशारा करती हो कि जिस तरह की कोशिशें भारत कर रहा है, वैश्विक स्तर पे चल रहा है, तो कब जाके ये जो वैश्विक जो स्तर पे जो चरम मौसम की स्थितियां हैं उसमें बदलाव हो सकता है, उसको या हम कहें कि वहीं रोक सकते हैं, थाम सकते हैं, उसको और आगे बिगड़ने से हम बचा सकते हैं? क्या इस तरह का कोई आकलन है? अगर हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, तापमान बढ़ने के लक्ष्य को अगर हमने प्राप्त कर लिया और तमाम तरह की स्थितियों पे काबू कर लिया तो? नहीं, देखिए ये तापमान तो बढ़ता जाएगा, ये तो हमारा प्रोजेक्शन में देखा गया कि ये बढ़ेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम जो ये रिस्क मैनेज कर सकते हैं, इसके वजह से जो रिस्क अराइज हो रहा है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। वो मैनेज करने के लिए हमको काफी सारे चीज करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा IMD पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम बोलेंगे तो हम पहला देखेंगे कि एक्सट्रीम वेदर तो बहुत सारे बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो पहला एक चीज हमारा प्रायोरिटी ये होगा कि हम कोई भी एक्सट्रीम वेदर जो है हम उसको डिटेक्ट कर पाए, टाइमली डिटेक्ट कर पाए, पहली बात। उसके लिए हम राडार का सहायता लेते हैं, सैटेलाइट का लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, बहुत सारे लेते हैं, मॉनिटरिंग हमारा अच्छा होना चाहिए, वो हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात है एक हम किस तरह से अर्ली वार्निंग दे सकते हैं। अर्ली वार्निंग मतलब कि सफिशिएंट लीड टाइम से पहले हम डिजास्टर मैनेजर को, NDMA को या और कोई एजेंसी जैसे भी हो, स्टेट गवर्नमेंट को हो, हम किस तरह से अच्छा से एक्यूरेटली हम बता पाएंगे कि कब हिट करेगा, कैसे हिट करेगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। समय हमारे पास कम, इसलिए मैं आपको रोकूंगा डॉक्टर पटनायक। और एक आखिरी सवाल डॉक्टर पवन आपसे लेना चाहूँगा। इन तमाम स्थितियों में तैयारी ही समझदारी की बात आपकी संस्था कहती है, और आपने बताया कि जागरूकता और उसके लिए तमाम एजेंसियों को लगातार बार बार वहाँ पे कोशिशें हो रही हैं। एक मुद्दा इसमें है क्षमता निर्माण, जिसमें आम लोग भी शामिल हैं, जिसमें राज्य सरकारों और तमाम जो मशीनरी है वो भी लोग उसमें शामिल हैं। इसको लेकर अगर थोड़ी बात आप कर सकें कि किस तरह से इस स्तर पर हमारी तैयारियाँ बढ़ रही हैं। इसमें जैसे मैं एक स्कीम आपको बताना चाहूंगा, NDMA की एक स्कीम है आपदा मित्र, जिसमें 25 राज्यों के 30 जिलों में हमने 200 वॉलंटियर रेडी किए थे। स्कीम की शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि ये वॉलंटियर्स फ्लड के लिए सिर्फ बाढ़ के समय पे इस्तेमाल किए जाएंगे, और फ्लड वॉलंटियर्स के नाम पे उनको दिया गया था, इसलिए आपदा मित्र करके दिया। और उसमें लेकिन इस समय ये स्कीम स्टेट्स ने इतनी अप्रिशिएट की, उस वॉलंटियर्स अर्थक्वेक में काम किया है, उन वॉलंटियर्स ने साइक्लोन मैनेजमेंट में काम किया है, और अभी कोविड मैनेजमेंट में भी स्टेट्स ने उनको यूज किया है। किसी भी संस्था को अगर अपनी संस्था के रूप में अगर अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, सबसे पहले हमको इन्वेस्टमेंट जो है वो पर्सनल्स में करना चाहिए, लोगों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, तब जाके देश या समाज का निर्माण एक अच्छे तरीके से हो सकता है। ये स्कीम एक अपने आप में एक मॉडल है, और इस तरीके से अगर जितनी भी स्कीम से इंप्लीमेंट करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, वो वॉलंटियर बेस्ड हो या नॉर्मल पब्लिक बेस्ड स्कीम्स हो, उनके ही थ्रू हम लोग लोगों के में एक कैपेसिटी बिल्डिंग का इनिशिएटिव ले सकते हैं। बिल्कुल वही बात जो
आपकी संस्था कहती भी और हम भी बार बार कहते हैं कि स्थितियां हैं और ये स्थितियां अभी बनी रहेंगी और कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिस पे शायद हम काबू न कर पाएं, लेकिन हम कर सकते हैं क्या, वो है तैयारी कर सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपका, डॉक्टर सुब्रता बोस आपका, डॉक्टर DR पटनायक साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारे आज आपदा का सामना इस विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी और विषय के साथ। नमस्कार। कोरोना वायरस के फैलाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को